हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रेश गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी बाय चंद्रेश सर। आज हम लोग क्लास 12 का केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 2 देखेंगे। हमने लेक्चर 1 में रेट ऑफ रिएक्शन के क्या फॉर्म्स होते हैं के बारे में अध्ययन किया था। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आर्डर क्या होते हैं, मॉलिक्यूलिटी क्या होती है। आर्डर मीन्स कोटि, मॉलिक्यूलिटी मीन्स आणविकता, यानी कोटि और आणविकता के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले आर्डर और मॉलिक्यूलिटी जानने से पहले हम एक बार फिर पिछले लेक्चर में चलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, हम कंसीडर करते हैं ए रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। यह एक रिएक्शन है। कल हम आपको बताए थे कि यह जो हमारा ए है इसको हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्री कांस्टेंट। स्टोइकियोमेट्री कांस्टेंट कहते हैं। यह ए जो है यह हमारा रिएक्टेंट है, यह ए और बी रिएक्टेंट हैं, यह ए और बी स्टोइकियोमेट्री कांस्टेंट है, यह कैपिटल सी और कैपिटल डी हमारे प्रोडक्ट हैं और स्मॉल सी और स्मॉल डी हमारे स्टोइकियोमेट्री कांस्टेंट हैं। तो हम रिएक्शन है, इसके लिए रेट रिएक्शन लिखें तो हमने देखा था कि इसके लिए रेट रिएक्शन लिखेंगे dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट के। कल हम आपसे बताए थे कि किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक के सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। दूसरी चीज यह तो कंसंट्रेशन हो गया, जो इसके स्टोइकियोमेट्री कांस्टेंट होते हैं वो वैसे ही यहाँ पे पावर के रूप में लग जाते हैं। तो यहाँ से dx अपॉन dt इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कांस्टेंट आएगा k कंसंट्रेशन ऑफ a पावर a कंसंट्रेशन ऑफ b पावर b। हमने देखा था इस k को नाम देते हैं k इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। इस k को हमने नाम दिया था रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक। इस k को हमने क्या नाम दिया था? वेग स्थिरांक। यहां से हमने यदि सांद्रताओं को यूनिट मान लें, या भी टोटल रिएक्टेंट है और भी रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट को हम मान लें कि यूनिट है या टोटल रिएक्टेंट की सांद्रता यूनिट है, तो देखे थे कि dx अपॉन dt इक्वल टू k, यानी यदि अभिकारक की सांद्रता एकांक हो तो उस समय अभिक्रिया की दर उसके अभिक्रिया वेग यानी रेट कांस्टेंट, जो अभिक्रिया की दर या वेग होती है वह उसकी वेग स्थिरांक के बराबर होती है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस चीज को जाना था कि किसी अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया की दर उसकी वेग स्थिरांक के बराबर होती है जब अभिकारक हमारा क्या हो? एकांक हो। यहां से आज हमको जो देखना है, यहाँ पे अब जो आर्डर होता है, आर्डर हम लिख सकते हैं स्टोइकियोमेट्री कांस्टेंट का सम, यानी हमारा स्टोइकियोमेट्री कांस्टेंट है स्मॉल ए और स्मॉल बी और इन्हीं के सम को हम कहते हैं आर्डर। यह जो हम दिखाते हैं आर्डर, यह थ्योरेटिकली होता है। थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं इस चीज को कि किसी अभिक्रिया की कोटि उसके स्टोइकियोमेट्री कांस्टेंट के सम के बराबर होता है। अगर इस चीज को थ्योरेटिकली ऐसे हम कह सकते हैं, बट प्रैक्टिकली यहाँ पे डिस्कस करें कि प्रैक्टिकली क्या होता है, तो प्रैक्टिकली हम देखेंगे। प्रैक्टिकली में हम एक रिएक्शन लेते हैं H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। यहाँ पे H न्यू यानी लाइट की प्रेजेंस से, लाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे जब हम देखें तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कांस्टेंट 1, यहाँ पे भी स्टोइकियोमेट्री कांस्टेंट 1। तो आर्डर जो इसका होना चाहिए, आर्डर यानी कोटि जो होना चाहिए स्टोइकियोमेट्री कांस्टेंट 1 प्लस 1 का सम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है। यह एक
जीरो आर्डर रिएक्शन होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। और जब हम लोग थ्योरेटिकली अगर देखें तो थ्योरेटिकली हम कहते हैं कि किसी अभिक्रिया की कोटि उसके स्टोइचियोमेट्री कांस्टेंट, जो इसका स्टोइचियोमेट्री कांस्टेंट है ए एंड बी, इसी के सम के बराबर होता है। बट एक हमने रिएक्शन को डिस्कस किया, एक हमने रिएक्शन लिया H2 + Cl2 लाइट के प्रेजेंस में 2HCl बनाता है, तो इसका स्टोइचियोमेट्री कांस्टेंट 1 है। तो थ्योरेटिकली देखें तो इसकी अभिक्रिया की कोटि होनी कितनी चाहिए 2, बट यह होता कितना है अभिक्रिया की कोटि, यहाँ पे देखें तो यह होता है जीरो आर्डर रिएक्शन, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ से हम एक चीज जान लें कि कभी भी किसी अभिक्रिया की कोटि उसके स्टोइचियोमेट्री कांस्टेंट के सम के बराबर नहीं होता है। यह थ्योरेटिकली कहने के लिए है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या होता है, कैसे जीरो ऑर्डर होता है, यहाँ पे प्रैक्टिकली होता है यह कि जो रेट अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर होती है वह कंसंट्रेशन ऑफ H2 के पावर 0 और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 के पावर 0, यानी हमने यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री कांस्टेंट न लेकर एक प्रैक्टिकली वैल्यू लिया कि यह जीरो, यहाँ पे जब किसी रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन के ऊपर यह जो पावर है या कांस्टेंट में अलग से यह कुछ भी हो सकता है, या एक भी हो सकता है, एक नहीं भी हो सकता है, तो यह जो है यह इस पे निर्भर करता है। और 0 + 0 = 0, यानी कहने का सीधा मतलब है कि स्टोइचियोमेट्री कांस्टेंट ऑर्डर जो होता है वह स्टोइचियोमेट्री कांस्टेंट पर निर्भर नहीं करता है। यह कहने के लिए थ्योरेटिकली बता दिया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं तो प्रैक्टिकली हमें ज्ञात होता है कि यह जो है प्रदर्शित करता है कि किसी भी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर 0 है, यह 0 यह प्रदर्शित करता है कि रिएक्शन के दौरान यह इस पर निर्भर नहीं करता है, यानी इस पे निर्भर नहीं करता है। तो कहने का मतलब हमारा सीधा है कि यहाँ से हम एक चीज याद रखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे कि कभी भी ऑर्डर उसके स्टोइचियोमेट्री कांस्टेंट के सम के बराबर नहीं होता है। तो जब देखेंगे हम प्रैक्टिकली देखेंगे इस चीज को क्या होता है। हम सपोज करते हैं, पुनः एक रिएक्शन सपोज करते हैं और उसमें मानते हैं कि उस रिएक्शन में हमने एक रिएक्शन लिया और उस रिएक्शन में अभिकारक के अल्फा मोल, उस रिएक्शन में अभिकारक के अल्फा मोल अभिक्रिया में भाग लिए। जैसे हम सपोज करते हैं कि हमने AA + BB gives CC + DD एक रिएक्शन लिया और इसमें हमने यह कह दिया कि जो यानी कंसंट्रेशन ऑफ A पावर अल्फा और कंसंट्रेशन ऑफ B पावर बीटा, यानी कहने का सीधा मतलब है कि हमने कंसंट्रेशन पावर अल्फा कंसंट्रेशन पावर बीटा लिखा। यह अल्फा और बीटा यह बताता है कि अभिक्रिया के दौरान अभिकारक ए से अल्फा मोल अभिक्रिया में भाग लिया है, यानी हमने अभिकारक तो लिया ए, लेकिन ए का केवल अल्फा मोल ही पूरे रिएक्शन में भाग लिया है, अभिकारक बी का केवल बीटा मोल ही रिएक्शन में भाग लिया है। यह अल्फा बीटा स्टोइचियोमेट्री कांस्टेंट के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, एक बराबर हो सकता है, एक नहीं हो सकता है। यह वैल्यू प्रैक्टिकली है, कुछ भी हो सकती है। तो ऑर्डर यहाँ से देखेंगे कोटि तो अल्फा प्लस बीटा, यानी कहने का सीधा मतलब है कि कोटि किसे कहते हैं। कोटि कहने का सीधा मतलब है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रताओं के, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रता के घातों के, अभिकारक के सांद्रताओं के घातों के योग को, सम को ही हम कोटि कहते हैं। यह कोटि स्टोइचियोमेट्री कांस्टेंट के सम के बराबर नहीं होती है, क्योंकि यह कभी कभी यह प्रैक्टिकली वैल्यू है। हो सकता है कि हमने
5 kg रिएक्टेंट लिया हो और कि उस 5 kg रिएक्टेंट से केवल 2 kg प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो, तो उस समय वह स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट, अगर हमने 5 kg लिया है और 2 kg प्रोडक्ट बन रहा है, तो कोई जरूरी नहीं कि हमारा 5 kg हमने लिया था तो 5 का 5 प्रोडक्ट बन गया, कितना बना 2। तो कहने का मतलब वही, यह अल्फा क्या है, वही यही अल्फा 2 है। यानी ये अगर मान लें, हम यहाँ से देखते हैं एक चीज को, हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट ए इक्वल टू 5 मान लें, तो यह जरूरी नहीं है कि अल्फा का मान 5 हो सकता है अल्फा 5 भी हो सकता है, अल्फा 4 भी हो सकता है, अल्फा 3 भी हो सकता है, अल्फा 2 भी हो सकता है। यानी यह प्रैक्टिकली वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि कभी भी थ्योरेटिकली हम किसी अभिक्रिया की कोट या आर्डर को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यह एक प्रैक्टिकली वैल्यू होती है और प्रैक्टिकल वैल्यू से हम हमेशा ज्ञात करते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रता के, अभिकारक ए के सांद्रता के घातों का योग, अल्फा और बीटा का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यह एक प्रैक्टिकली वैल्यू होती है, यह एक प्रैक्टिकली होती है, प्रैक्टिकली प्रयोगों पर आधारित होती है, इसे देखकर बताया नहीं जा सकता। इसका मान पूर्णांक हो सकता है, इंटीजर मीन्स पूर्णांक भी हो सकता है, यह जीरो भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, यानी कोटि पूर्णांक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, और यह भिन्न में भी हो सकती है। यह एक प्रैक्टिकली वैल्यू होती है और यह एक रियल वैल्यू होती है। रियल वैल्यू कहने का मतलब वास्तव में जो घटित होता है वही अभिक्रिया की क्या है? कोटि है। अभिक्रिया की कोटि कहने का सीधा मतलब है, हम लोग एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। हम लोग क्रिकेट में देखे हैं कि यदि 15 प्लेयर का चयन हुआ, क्रिकेट टीम में हमने 15 प्लेयर का चयन करते 15 प्लेयर का चयन किया और इस 15 से केवल 11 प्लेयर ही क्या जाते हैं? पिच पर जाते हैं। तो यह 15 जो है यह क्या है? एक शोइंग वैल्यू है, लेकिन वास्तव में कितने अपने प्रदर्शन को दिखाते हैं? 11। यानी यही 11 क्या है? ऑर्डर है, कोटि है। एक और शब्द हमने ज्ञात कि मॉलिक्यूलिटी क्या होती है, इसको भी लेके चले साथ में डिस्कस करें। मॉलिक्यूलिटी कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अभी किसी भी अभिक्रिया में, उसके किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या ही आणविकता होती है, मॉलिक्यूलिटी होती है। मॉलिक्यूलिटी कहने का मतलब कि अभिक्रिया में अभिकारक के कुल पदों का जो योग होता है उसी को हम मॉलिक्यूलिटी कहते हैं। मॉलिक्यूलिटी जो होती है यह एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, थ्योरेटिकली होती है यह, इसको देखकर बताया जा सकता है। यह हमेशा एक पूर्णांक संख्या होती है। मॉलिक्यूलिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, हमेशा पूर्णांक संख्या होती है। और यह एक शोइंग वैल्यू है, यानी दिखाने वाली वैल्यू है। यानी कहने का मतलब, अब एग्जाम्पल समझते हैं कि हमने क्रिकेट टीम में यदि 15 प्लेयरों का चयन किया तो यह 15 क्या हो गए? मॉलिक्यूलिटी हो गए, दिखाने वाली वैल्यू हो गए, लेकिन वास्तव में 11 पिच पे गए, यह 11 क्या हो गए? ऑर्डर हो गए। यानी कहने का सीधा मतलब है, हमने किसी रिएक्शन को कराने के लिए 5 kg रिएक्टेंट लिया और उस 5 kg से 2 kg ही प्रोडक्ट बना, तो जो एक्चुअली में प्रोडक्ट 2 kg बना है वही मेरा ऑर्डर है, यानी वो एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू है जो घटित हुई है। और जो 5 kg था यह एक दिखाने वाला अमाउंट था, यह हमारी क्या हो गई? मॉलिक्यूलिटी। इट मीन्स मॉलिक्यूलिटी इज अ शोइंग वैल्यू एंड ऑर्डर इज अ रियल वैल्यू। मॉलिक्यूलिटी को देख के बता सकते हैं कि हम किसी भी रिएक्शन के दौरान 5 kg रिएक्टेंट लिए हैं तो अब 5 kg रिएक्टेंट क्या है? हमारा मॉलिक्यूलिटी है। उस 5 kg से 2 kg केवल हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, वह हमारा क्या है? ऑर्डर है। यानी स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट ए और बी यह दिखा रहे हैं कि ए का ए मोल और बी का बी मोल हमने लिया है। इस ए का ए मोल और बी का बी मोल हमारा क्या हो गया? एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में हमने देखा कि इस ए का ए मोल तो लिया, लेकिन इस ए का ए मोल का केवल अल्फा मोल ही अभिक्रिया में भाग लिया, इस बी का केवल बीटा मोल ही अभिक्रिया में भाग लिया। यानी किसी भी सांद्रता के, यदि हमने ये लिखा ए के ऊपर हमने लिख दिया x, बी के ऊपर लिख दिया y, इसका मतलब है, इसका सेंस यह है कि ए अभिकारक का केवल x मोल ही अभिक्रिया के दौरान भाग लिया, बी अभिकारक का, बी रिएक्टेंट का केवल y मोल ही अभिक्रिया के दौरान भाग लिया।
यानी और जो भाग लेता है वही कोटि होती है, और यही हमारा x प्लस वाई को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। एक बार और समझते हैं कोटि क्या होती है। ऑर्डर कहने का सीधा मतलब है कि किसी भी अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के सांद्रता के घातों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कभी भी उसके स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट के योग के बराबर नहीं होती है। स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट योग के बराबर हम केवल थ्योरेटिकली लिख सकते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो यह गलत होता है। और प्रैक्टिकली यह होता है कि यह स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन ही जाएगा। हो सकता है उससे इस ए का केवल अल्फा मोली प्रोडक्ट बने, इस बी का केवल बीटा मोली प्रोडक्ट बने। तो इसलिए प्रैक्टिकली देखा गया कि अभिक्रिया की कोटि क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि जो होती है, ऑर्डर जो होती है, एक प्रैक्टिकली वैल्यू होती है। यह हमेशा पूर्णांक हो सकती है, जीरो भी हो सकता है और भिन्न में भी हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, जीरो हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है। यह एक रियल वैल्यू होती है, जबकि मालिक्यूलिटी एक शोइंग वैल्यू होती है। यह किसी अभिक्रिया को कराने के लिए जितना रिएक्टेंट लेते हैं वही हमारी मालिक्यूलिटी है। यह एक थ्योरेटिकली इसको देखा जा सकता है, यह हमेशा एक पूर्णांक संख्या होती है। दूसरा एग्जाम्पल हमने अभी देखा, सपोज करते हैं कि इस क्लासरूम में अगर हम 20 लोग पढ़ रहे हों और हमें ऑर्डर मालिक्यूलिटी पढ़ाया गया केवल 15 लोग और 5 लोग केवल ऑर्डर और मालिक्यूलिटी को समझे, तो यह क्या है, ऑर्डर है हमारा। यही क्या होगी, कोटि होगी, रियल वैल्यू है, घटित हुई, और यह हमारा क्या हो गया, यानी कहने का मतलब हमने 20 तो लिया तो हमारी मालिक्यूलिटी हो गई। टोटल अमाउंट क्या होगी, मालिक्यूलिटी, यानी 20 स्टूडेंट है तो 20 स्टूडेंट मालिक्यूलिटी हो गया, आणविकता हो गए। लेकिन उसमें से केवल 5 स्टूडेंट ही इस टॉपिक को समझ पाए, तो वह क्या हो गया, ऑर्डर हो, यानी कोटि हो गए। यानी कोटि कहने का मतलब, कोटि एक रियल वैल्यू होती है, ऑर्डर रियल वैल्यू होती है, जबकि मालिक्यूलिटी एक शोइंग वैल्यू होती है। दूसरी चीज, कभी भी किसी भी, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स लिखा है तो इसका तात्पर्य, इसका मतलब यह हुआ कि ए अभिकारक के केवल एक्स मोल अभिक्रिया में भाग लिए हैं, बी अभिकारक के केवल वाई मोल अभिक्रिया में भाग लिए हैं, और इन दोनों के योग को हम कोटि कहते हैं। तो हमारा ऑर्डर और मालिक्यूलिटी हुआ कि हम इस चीज को जान गए कि ऑर्डर कहने का मतलब है कि जो वास्तव में हो, यानी हम अभिक्रिया कराने के लिए रिएक्टेंट जितना लेते हैं कोई जरूरी नहीं कि वह सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है कि उसका एक छोटा सा भाग ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, तो जो छोटा सा भाग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ वही हमारी क्या हो गई, कोटि हो गई। सीधा सा एग्जाम्पल क्रिकेट वाला याद रखिए, सभी लोग क्रिकेट देखते हैं, तो इस चीज को कि क्रिकेट टीम में 15 प्लेयर का चयन हुआ है, उसकी मालिक्यूलिटी हो गई। मालिक्यूलिटी में आणविकता, मालिक्यूलिटी ऑर्डर को हम कहते हैं कोटि और इसको हम कहते हैं आणविकता। यानी अगर हम 15 प्लेयर का चयन हुआ तो वह क्या हो गई, शोइंग वैल्यू आणविकता, लेकिन पिच पे केवल 11 प्लेयर गए तो वह हमारी क्या हो गई, कोटि। अब यह जो कोटि होती है, शून्य कोटि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया है। उसके बाद से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि अभिक्रिया है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द्वितीय कोटि अभिक्रिया है, एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तृतीय कोटि अभिक्रिया। अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, प्रथम हो सकती है, द्वितीय हो सकती है, तृतीय हो सकती है। 3 से अधिक कोटि की अभिक्रियाएं संभव नहीं हैं। इस चीज को जानने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा सिद्धांत हम देखते हैं। पहले इन सबका जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस जो हैं इनके बारे में कल हमने, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, रेट कांस्टेंट के का हमने एक जनरल फार्मूला डिराइव किया था। फिर से देख लीजिए, कर देते हैं हम। सपोज करते हैं dx/dt कोई अभिक्रिया की दर है या प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर n, यानी अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती है अभिक्रिया की दर।
तो यहाँ से dx अपॉन dt इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर n, यानी प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो k कांस्टेंट आ गया, इस k को कहते हैं रेट कांस्टेंट। तो k इक्वल टू dx अपॉन dt कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर n। dx अपॉन dt को हम क्या कहते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए को क्या कहेंगे, मोल पर लीटर पूरे का पावर n। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स अपान मोल, इस n का गुणा इसमें होगा, पावर एक है इस पे, तो मोल का n, मोल ए पावर n, और लीटर पे माइनस n, यानी बटे में लीटर है आएगा तो लीटर इनवर्स, और इनवर्स का गुणा n में हो तो लीटर पे माइनस n। पिछले वीडियो में हमने इसको बताया, लेकिन यहाँ पे जरूरत है फिर से देख लेते हैं। मोल पे पावर 1 है, मोल पे पावर n है, आधार बराबर है तो घातांकों को घटा देंगे, यानी मोल 1 माइनस n, लीटर 1 है, लीटर माइनस n है, घटाएंगे तो लीटर पे n ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। यानी इट मीन्स यहाँ से हम देखें कि हमारा जो k का मान है, k की जनरल फार्मूला मिला, वह मिल गया मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। हमने कल के लेक्चर में इस चीज को देखा था। यह रेट कांस्टेंट k है, रेट कांस्टेंट k, और इस रेट कांस्टेंट k का वह जनरल फार्मूला मिला। यह k डिपेंड किस पे करेगा, k कहने का यह डिपेंड करेगा क्रिया की कोटि पे। n जो है इस जनरल फार्मूले में n आया है, n का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n जो है वह क्रिया की कोटि को दिखाता है कि हमारी कोटि क्या है। यह n क्या है, क्रिया की कोटि को दिखाता है कि हमारी क्रिया की कोटि क्या है। और आप जानते हैं कि किसी क्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, प्रथम हो सकती है, द्वितीय हो सकती है और तृतीय हो सकती है। यानी n का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो जिस प्रकार से n का मान होगा उसी प्रकार से रेट कांस्टेंट k की यूनिट होगी। तो यहाँ से अगर देखें कि हम यहाँ से यहाँ पे देखते हैं इस चीज को, हम सपोज कर लेते हैं हमारा जनरल फार्मूला है मोल, लेते हैं यहाँ से हम देखते हैं कि n का मान, उसके बाद से हमारा जनरल फार्मूला मोल लीटर 1 माइनस n, मोल 1 माइनस n लीटर पे n माइनस 1 सेकेंड पे इनवर्स। यानी n का मान को हम 0 कर लें, यानी क्रिया की कोटि क्या मान ले, 0 मान लें, तो उस समय क्या होगा, मोल 1 माइनस n की जगह पे 0, लीटर n की जगह पे 0 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, यानी मोल 1 0 में से गया लीटर पे माइनस 1 सेकेंड पे इनवर्स, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट k का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, k इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यदि n इक्वल टू 1 हो तो k की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे देखने के लिए फिर से हम देखेंगे कि मोल 1 माइनस n की जगह पे 1, लीटर पे 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, मोल 1 में से 1 गया 0, लीटर 1 में से 1 गया 0 सेकेंड इनवर्स। और किसी भी मोल पे पावर 0 का वैल्यू 1, लीटर पावर 0 का वैल्यू 1, 1 गुणे 1 सेकेंड इनवर्स, यानी सेकेंड इनवर्स। यानी यदि अभिक्रिया की कोटि, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यह तो आपका हो गया शून्य कोटि, जेड से 0, ओ से ऑर्डर, एयर से रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि अभिक्रिया। यह जो था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि अभिक्रिया, यानी 0 शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक केवल सेकेंड इनवर्स या समय इनवर्स, घंटा इनवर्स, मिनट इनवर्स, यानी समय का कुछ भी मात्रक पे क्या होता है, समय का कुछ भी हो, सेकेंड हो, मिनट हो, घंटा, उसका क्या होता है, इनवर्स।
यानी हमको याद रखना है जनरल फार्मूला K इक्वल टू मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स n का मान 0 1 2 3, यानी जिस प्रकार की अभिक्रिया की कोटि होगी उस प्रकार से हम उसका मात्रा ज्ञात कर लेंगे। यदि अभिक्रिया की कोटि 2 हो और 2 के लिए K कांस्टेंट क्या होगा, तो यहाँ से आप देख लें कि मोल 1 माइनस 2 यानी कि 2 लीटर 2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, यही है हमारा जनरल फार्मूला। तो यहाँ से हो जाएगा मोल माइनस 1 लीटर 1 सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। यानी इस प्रकार से हम n के जगह पे वैल्यू पुट करके और अभिक्रिया की कोटि का मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। यानी हमने कल रेट कांस्टेंट में जो रेट कांस्टेंट K है इसका जनरल फार्मूला डिराइव किया था, इस वीडियो में भी हमने डिराइव किया है अभी इधर। तो K इक्वल टू मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स जनरल फार्मूला, n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो तो n की जगह 0 पुट कर देंगे, यूनिट निकल जाएगी। ऑर्डर 1 हो तो 1 पुट कर देंगे, 2 हो तो 2, 3 हो तो 3। इस प्रकार से हम अभिक्रिया की कोटि का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट ज्ञात कर लेंगे। अब बात आती है कि आप पूछ सकते हैं कि क्यों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होते हैं वह 0 1 2 3 इतने ही होते हैं। तो इसको बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करेंगे क्यों ऐसा होता है। हम ये नहीं करें कि इसके बाद से अभिक्रिया, लेकिन हाँ इसके बाद से ऐसी अभिक्रियाएं संभव नहीं होती, हमको केवल थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ही प्राप्त होते हैं। सपोज करते हैं कि यह एक मिड पॉइंट है, यहाँ से यह एक रास्ता गया, यह रास्ता गया है, यह रास्ता गया और यह रास्ता, 4 रास्ते गए हैं। क्योंकि चौराहे से अधिक किसी भी केंद्र पे 4 से अधिक रास्ताएं संभव नहीं है, इसी को हम चौराहा कहते हैं। 4 रास्तों का समाहार समूह है, इसी को चौराहा कहते हैं। हमने यहाँ से आया, इस रास्ते से हमने स्वयं चल के आके और हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हो गए, यहाँ पे हम क्या हो गए, खड़े हो गए। तो आप सोचिए जरा, जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब एक प्रकार से इसको हम कॉलिजन थियरी भी कह सकते हैं, संघट्ट सिद्धांत से। एक पॉसिबिलिटी है कि इस रास्ते से कोई आए और यहाँ पे आके क्या हो जाए, टकरा जाए, यहाँ पे आके क्या हो जाए, टकरा जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इस रास्ते से कोई आए और यहाँ पे आके यहाँ से टकरा जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि इस रास्ते से कोई आए और यहाँ से आके क्या हो, टकरा जाए। यानी अगर कोई नहीं टकराया, आप स्वयं हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन। किसी ने आकर टकरा गया, पहला यह आदमी आया और टकरा गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पुनः कोई दूसरा आया टकरा गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कोई तीसरा आया और टकरा गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यानी कहने का मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि इसी आधार पर बताया गया किसी अभिक्रिया की कोटि 0 हो सकती है, यानी कोई टक्कर न करे तो कोई एक, अच्छा इस पीछे से तो आके टकरा सकते हो, अलग की बात, लेकिन यहाँ पे एक आदमी से यही 3 आदमियों की प्रोबेबिलिटी है कि यह 3 आदमी ही क्या कर सकते हैं, इस एक आदमी से टकरा सकते हैं। यानी कोलिजन थ्योरी के आधार पर हम जान सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से अधिक नहीं हो सकते। यानी 0 हो सकता है, प्रथम हो सकता है, द्वितीय हो सकता है और तृतीय हो सकता है। 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया। 0 ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि अभिक्रिया कहने का मतलब क्या है कि शून्य कोटि अभिक्रिया कहने का सीधा सीधा मतलब है कि कोटि हम अभी आपसे बताए हैं कि हम सपोज करते हैं कि हमने कोई रिएक्शन करा रहा है, रिएक्टेंट के अमाउंट हमने 5 kg, साथ हम सपोज करते हैं कि हमने 2 kg रिएक्टेंट लिया और रिएक्शंस को कराया, प्रोडक्ट बना है, यानी अभिक्रिया की कोटि अभिकारक पे निर्भर नहीं की। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन में हम जानते हैं कि अभिक्रिया की कोटि उसके अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर नहीं कर, यानी कहने का मतलब कि वह उस पे निर्भर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि
ये भी एक कह सकते हैं कि जितने भी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं या कैटालिस्ट के प्रेजेंस में होते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं, और यह रिएक्शन इतने फास्ट होते हैं कि हमें रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में चेंज पता ही नहीं चलता है। और पहले ही हम कह दिए हैं कि ऑर्डर इज अ थ्योरेटिक, ऑर्डर या प्रैक्टिकली वैल्यू है, थियोरेटिकल नहीं है कि हम आप इसको, यह प्रैक्टिकली है और प्रैक्टिकली ऐसा बताया गया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होते हैं इस पे इस अभिक्रिया के दौरान जो रिएक्टेंट होते हैं वह निर्भर नहीं करते हैं, यानी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इसका एक एग्जांपल हम लोग ने देखा H2 + Cl2 H न्यूलाइट के प्रेजेंस में बनाया 2HCl, तो 1 1 है इसका स्टिचियोमेट्री कांस्टेंट, तो अगर उसका सम करेंगे तो 2 होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह जो होता है अपने जीरो पावर के, यानी हाइड्रोजन का जीरो और क्लोरीन, मतलब इतनी तेज अभिक्रिया होती है पता नहीं चलता है हमें। और यह प्रैक्टिकली पाया गया कि हाइड्रोजन का पावर 0, क्लोरीन के पावर 0, और इसका ऑर्डर 0 + 0 = क्या हो गया 0, यानी अभिक्रिया की कोटि जो है यानी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं किया। हमने हाइड्रोजन अभिकारक तो लिया, लेकिन यह 0 यह प्रदर्शित कर रहा है कि इस हाइड्रोजन का 0 मोल अभिक्रिया में भाग लिया, इस क्लोरीन का 0 मोल अभिक्रिया में भाग लिया, क्योंकि यह पावर ही हमें बताते हैं कि किसी अभिकारक का कितना मोल अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो यह रहा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सभी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे, सबके डेरिवेशंस, सबके क्या फीचर्स हैं, किसमें टेंड्स करते हैं, इन चीज़ों को बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमें हाँ, एक चीज़ और हमने आपको बताया था कि अभिक्रिया की दर dx/dt जो होती है, इसका मात्रक आपको बताए थे। dx क्या है, कंसंट्रेशन, तो मोल पर लीटर, टाइम क्या है तो सेकेंड, तो इसका हो गया मोल, ऊपर जाएगा लीटर इनवर्स सेकेंड, ऊपर जाएगा सेकेंड इनवर्स। अभिक्रिया की दर का रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ये भी बताए थे कि यदि वह हमारा रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, वह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस प्रेजेंट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हो वह गैसियस स्टेट में हो, क्या हो, जो हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो वह गैसियस स्टेट में हो, तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt जो होती है उसका एटीएम सेकेंड इनवर्स, यानी प्रेशर का, यानी जब गैसियस स्टेट में आता है उस समय इसका रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होता है वह एटीएम सेकेंड इनवर्स होता है। इसी प्रकार से हमने आपको ग्रेट कांस्टेंट के बारे में बताया, और इसको बताया कि यह मोल 1 - n लीटर n - 1 सेकेंड इनवर्स पे क्या करता है, निर्भर करता है। और जब वह गैसियस स्टेट में हो तो k = एटीएम 1 - n सेकेंड इनवर्स होता है। इसको यहाँ से देख लीजिए, dx/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर n, तो dx/dt = k कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर n। यदि हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है, और जब यह गैसियस स्टेट में होगा, यहाँ से इस चीज को हमने dx/dt लिया, और dx/dt कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर n, तो dx/dt = k कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर n। यहाँ से यदि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है तो उसका रेट कांस्टेंट, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट एटीएम सेकेंड इनवर्स, पहले आपको बताया जा चुका है कि, और यह जो है यानी एटीएम पावर n, यानी k = एटीएम सेकेंड इनवर्स अपॉन एटीएम पावर n, ऊपर 1 है तो एटीएम 1 - n सेकेंड इनवर्स। और दूसरा आपको क्या बताए हैं,
दूसरा आपको बताया है कि K इक्वल टू या तो यानी अगर मोल पर लीटर में हो उस समय रेट कांस्टेंट K जो है मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स होती है और इस n का मान ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे निर्भर करता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है 1 है 2 है 3 है, उस हिसाब से हम उसको पुट करके यूनिट ऑफ K फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यदि गैसियस स्टेट में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो तो यहाँ से हमने देखा गैसियस स्टेट में रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट एटीएम सेकेंड इनवर्स और इसका जो एटीएम हो गया यानी K इक्वल टू एटीएम 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, यानी गैसियस स्टेट में यदि हो तो उसके रेट कांस्टेंट K की यूनिट एटीएम 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स होती है। इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। तो हमने जान लिया कि ऑर्डर क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है और उसके रेट कांस्टेंट K किस प्रकार से निर्भर करते हैं, यदि मोल पर लीटर में हो तब, यदि एटीएम यानी गैसियस स्टेट में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो तब। उसके बाद हमने देखा कि ऑर्डर जो होती है वह केवल जीरो हो सकती है, जीरो हो सकती है, प्रथम फर्स्ट हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड हो सकती है। कोलिजन थ्योरी क्या होती है। उसके बाद हमने देखा कि सब ऑर्डर जो होती है वह थियोरेटिकल वैल्यू नहीं है और वह एक प्रैक्टिकली वैल्यू, हमने प्रूव भी किया कि यदि यह प्रैक्टिकली वैल्यू नहीं होता तो स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट के योग के स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट के सम के बराबर उसका ऑर्डर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट के सम के बराबर ऑर्डर को मानते हैं तो उस समय अगर हम एक कोई भी रिएक्शन लें, हमने दिखाया भी आपको H2 + Cl2 गिव्स 2HCl, वह एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस प्रकार से ऑर्डर इज अ प्रैक्टिकली वैल्यू, यह क्या है, प्रैक्टिकली है और इसको हम देख के बता नहीं सकते हैं। आगे हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस सबसे पहले हम लोग जानेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं, कौन से रिएक्शन जीरो ऑर्डर हो सकते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड क्या एक्सप्रेशन क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू।